सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू दिस वेरी प्लेटफॉर्म ऑफ CUT एक्सप्रेस। और मैं हूं आपका मनोज सर और लेकर आ गया हूं आपके सामने एज आई प्रॉमिस दैट कि मैं आपके सामने 10 कदम लाऊंगा केमिस्ट्री के लिए। और आज हम 10 कदम शुरू करेंगे और आप जानेंगे कि ये 10 कदम की खास बात क्या है जो इतने दिन से मैं आपसे कह रहा था। 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ कराया जाएगा इसमें, 10 क्वेश्चन पर चैप्टर कराऊंगा। और यकीन मानिए, गारंटी देता हूं आपको कि ये 10 क्वेश्चन अगर आपने मन से कर लिए, एग्जाम की पूरी रूपरेखा आप समझ जाएंगे। इधर उधर बाकी जगह आपको कुछ टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करेंगे। अब पहले जानते हैं इस 10 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, इस 10 क्वेश्चंस में आपके CUET के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज। राइट, आपके 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली वो क्वेश्चंस को रखा गया है। प्लस एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर CUET, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है आपके लिए, वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं एंड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी और देखा जाएगा कि आपने पढ़ा है और उसके पढ़ने के अनुसार आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली दैट वुड बी ऑफ द डिफिकल्ट टाइप, बट ठीक है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन में से मैं चाहूंगा कि आप 50 में 50 करके आए। आपको 40 क्वेश्चन का दिमाग में नहीं रखना है, आपको 50 क्वेश्चंस का रखना है। तो आज हम इसी के साथ शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर, उसका 10 कदम और 10 क्वेश्चन शुरू करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का आपके सामने ये रहा बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछा है आप देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है, मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड अमंग्स द फॉलोइंग। तो अब आपको बताना है इसमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन जो आपका है ये आया है CUET 2023, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था बच्चे लास्ट ईयर में। तो चलिए अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। ऐसे सॉलिड, ऐसे सॉलिड विच हैव स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो ऐसे सॉलिड्स होंगे जो स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स होल्ड करेंगे और एक साथ एक बंध में उपस्थित होंगे, यानी कि कम एटम्स होंगे और एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे। तो अब आपको क्या लगता है, एटम्स तो होंगे, कम होंगे, तो ये तो आपका आयनिक सॉलिड है, ये तो हो नहीं सकता मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको तो वैसे ही हम क्रॉस करेंगे, बिकॉज ये क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा, आयंस, Na+ एंड Cl-। तो कई बार आपको ये भी देखना है कि आप क्वेश्चंस को लेके अगर क्लियर नहीं है तो उस जगह आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। एलिमिनेशन टेक्निक से भी बहुत क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो तुक्काबाजी और जय माता दी के चक्कर में ना पड़ के भी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे उसको जिस तरह से समझ सकते हैं, बट एलिमिनेशन टेक्निक हर जगह काम करती है। ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो जो आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं उसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। NaCl for sure is not going to be the answer. Let's say talk about Fe. Is it? No, of course not. Is it C? No, of course not. Yes, answer is sulfur dioxide. Answer is sulfur dioxide. ठीक है, तो और क्या हो सकते हैं हमारे, और मोलिकुलर सॉलिड्स क्या हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारे मोलिकुलर सॉलिड्स हैं उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हो सकते हैं, वाटर,
यस, वाटर हो सकते हैं आपके। तो ये जो है बच्चे, ये एग्जांपल्स हैं आपके किसके? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपका आइस फॉर्म में, इसको आप ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस। तो ये सारे आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं आपके नेप्थलीन और गैसोलीन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे जो आपके मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। सो शुड वी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स ब्रिंग इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेसर electrical and thermal conductivity of metals can be explained by the theory of। बताइए। तो जो मेटल्स की चमक होती है, चमक, ठीक है, जो मेटल्स की चमक होती है और विद्युत चालकता होती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, उसको किस थ्योरी के अनुसार विश्लेषण किया गया है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोलॉम्बिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या लंदन फोर्सेस। तो अब आप बताइए, मेटल्स की एक खास बात है, मेटल्स की एक खास बात है, जो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टी भी ये जो डिपेंड करती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या अपीयरेंस कैसा होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर नंबर 3, विच इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है, दैट विल डिसाइड कि मेटल आपका क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, राइट। ऑब्वियसली अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं उसके पास, तभी तो वो जाके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या होगी? कि फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस जब हीट पाएंगे तो वो क्या करेंगे? काइनेटिक मोशन में आएंगे, काइनेटिक मोशन आएंगे, वाइब्रेशन में आएंगे, एंड देन उससे वो क्या करेंगे? उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेशन और पावर जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में लास्ट ईयर में पूछा गया था सीयूईटी में, केमिस्ट्री के। ये क्वेश्चन अगेन आपका पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चे कह रहा है कि ये आपको 5 स्टेटमेंट दिया है और अब इसमें पूछा है आपसे कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। मैंने आपको जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्या है? कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में ये आपसे पूछेगा। और ये देखो, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे कुछ भी इसने न्यूमेरिकल नहीं पूछा, इसने सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है। अब हर एक चीज की डेफिनेशन आप देखिए। आयनिक सॉलिड की बात कर रहा है, आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयनिक सॉलिड में क्या होता है? आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक एक करके समझते हैं। तो अभी हमने NaCl का जो केस लिया था, आयनिक सॉलिड, इसमें क्या था? इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे एक्वस मीडियम में, तो ये क्या बनेगा मेरे लाल? ये बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। और ये NaCl होता कैसा है फिजिकली अपीयरेंस में? ये होता है सॉलिड फॉर्म में। किस में होता है? सॉलिड फॉर्म में। नमक देखा है आपने घर में, ठीक है। नमक क्या होता है? सॉलिड होता है, आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? इन आयनिक सॉलिड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू। अब ये पूछ रहा है आयनिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट, आयनिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ये बताइए क्या लगता है, सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, इसी एग्जांपल को लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आयंस हैं बच्चे आयनिक सॉलिड के, वो आपस में एक दूसरे को
बाइंड करने की कोशिश करेंगे। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करेंगे, अट्रैक्शन महसूस करेंगे, जिसके चलते वो एक बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट करेंगे और आपस में जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, टूटने का प्रयास नहीं करेंगे। इस सीन में क्या होगा कि वो जाके आपस में एक मजबूत बंध बनाएंगे और वो बॉन्ड टूटने वाला बॉन्ड नहीं होगा। तो इससे आपका जो मेटल है, जो आपका मटेरियल है, वो सॉफ्ट होगा या और ज्यादा वो रिजिड होगा? वो रिजिड होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्ट होंगे जिनमें बॉन्ड जो बनेंगे वो वीक होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं? वो हाईली मजबूत बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपका क्या होगा प्रॉपर्टी वाइज, ये होगा रिजिड। ठीक है, ये आपका हो गया रिजिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉफ्ट स्टेटमेंट गलत है, इसको आप गलत कर देंगे। ठीक है, अब तीसरे वाले पे चलते हैं। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है, आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट। अब बताइए, ये कह रहा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी विद्युत की चालकता नहीं होगी या ना के समान होगी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्या? आयनिक सॉलिड। तो अब बताइए, आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? चलिए इसको समझते हैं। आयनिक सॉलिड का ये एक पार्ट आपको याद रखना है। आयनिक सॉलिड दो फॉर्म में होंगे, एक होगा आपका सॉलिड फॉर्म में, एक होगा बच्चे, लिक्विड कहना सही नहीं रहेगा, एक होगा आपका मॉल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में। ठीक है, मॉल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में। तो अब हम फिर से NaCl का ही एग्जांपल ले लें। NaCl है आपका, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो जो भी क्रिस्टल होता है बच्चे, जो भी क्रिस्टल होता है आपका, यहाँ पे NaCl आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करेगा, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करेगा एज अ होल सॉलिड। ये आपका आयनिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब इसी सॉलिड को आप एक्वस मीडियम में डाल देंगे तो ये जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट, ये जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो जब ये टूट जाएगा तो ये जो आयंस हैं अलग अलग, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बिकॉज दोज आयंस एक्ट्स एज अ फ्री चार्ज, दोज एन एक्ट्स एज अ फ्री चार्ज। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो इसमें क्या हो गया आंसर, सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को दिखाएगा, दर्शाएगा, और मॉल्टन और लिक्विड फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, सी भी गलत हो गया। तो अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ऑप्शन डी देखिए, इसका एक पार्ट यहाँ दिख गया हमें, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये दे दिया। तो आपको क्वेश्चन तो पहले पूरा पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। एक ही कीवर्ड है जिससे क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। 80% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन प्रिसाइजली, and then only you can give the answers accurately. So ये हमारा सही हो गया, आंसर डी हमारा सही हो गया। ठीक है जी, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें। सॉरी, सी वाला जो है, आयनिक सॉलिड्स को हमने क्या बताया, आयनिक सॉलिड्स आपका, आयनिक सॉलिड्स आपका इंसुलेटर ही तो कह रहा है, ये सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। चलिए
आंसर सी भी आपका सही है, यानी ऑप्शन सी जो आपका है आयनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है सॉलिड स्टेट में, ये सही है। एक्वस मीडियम में जो है ये आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। सी और डी दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। अब ऐसे केसेस में जब वो आयनिक सॉलिड आपके टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हो सकती है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनकी कम कैसे हो सकती है? ये आपकी कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत। तो जो जनरली सॉलिड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं वो आपकी आयनिक सॉलिड्स जो हैं बेसिकली इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपकी ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। तो आपके जो सही ऑप्शंस हैं वो हैं आपके ए, सी और डी। तो यानी बी और ई आपके गलत हैं। ए सी डी कहीं दिख रहा है आपको? ये है, ठीक है। करेक्ट आंसर्स हो गए आपके ए सी एंड डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए, चौथे क्वेश्चन में आपका क्या है? एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस, यहाँ पे HCP कर दीजिए, HCP लैटिस, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बच्चे ध्यान देना, न्यूमेरिकल का है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड की बात किया है मेरे लाल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी? अब आपसे सीधा सीधा पूछा है कि एलिमेंट ए एंड बी का फॉर्मूला आपको बताना है। वो फॉर्मूला कैसे बताएंगे आप? चलिए, ऑप्शंस में आपको दिया है A3B4, A4B3, A2B3, A3B2। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम। तो सबसे पहले देखें, HCP लैटिस की आपसे बात किया है, ठीक है। HCP लैटिस में, HCP लैटिस में तो अगर हम बात करें इन HCP लैटिस, इफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, मान लेते हैं एलिमेंट्स बी के जो एटम हैं वो हम n मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं बच्चे n, ठीक है। ये चीज क्लियर है? इसको हमने मान लिया n, ठीक है। अब देखते हैं, तो अगर हमने n माना तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं आपके ये हो जाएंगे 2n, ठीक है। ये हो गए आपके 2n। तो जो आपके एटम्स हैं, एटम जो हैं आपके, एटम है जो आपके ए के जो एटम है वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में देखिए, ए के एटम 2/3 ऑक्युपाई कर रहे हैं। क्या? 2/3 ऑक्युपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड हमने क्या है? 2n, ठीक है। हमारा कितना है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड? ये है हमारा 2n बच्चे, ठीक है। और यहाँ जो एटम एलिमेंट के हैं ये 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2/3 इंटू 2n, यही तो होगा, यही तो होगा। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका 4/3n, 4/3n। तो जो एटॉमिक रेशियो आया आपका, तो अगर हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे यहां से तो ये आपका आएगा, ये आपका 4n/3 डिवाइडेड बाई, ये आपका आएगा, ठीक है, 4/3n डिवाइडेड बाई n। तो ये आ गया, n से n कट गया, ये आ गया 4/3, ये आ गया 4/3। क्या आ गया लाल? 4/3। तो अब मेरे को बताओ कि जो एटॉमिक रेशियो 4/3 आया, तो लैटिस का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ए वाला बनेगा या बी वाला बनेगा? जल्दी बताओ, ए वाला बनेगा या बी वाला बनेगा? अब 4/3 है तो ये आपका बन गया, करेक्ट आंसर आपका
आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, A4B3 इज द राइट आंसर। आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका बी। जो आपका लैटिस का फॉर्मूला है वो A4B3 होगा। ठीक है, तो HCP लैटिस में आपका एलिमेंट बी के जो एटम्स हैं उनको हमने n माना। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो 2n हो जाएंगे। ठीक है, डबल हो जाएंगे आपके एटम जो है एलिमेंट के, वो है बता रखा है क्वेश्चन में 2/3 है टेट्राहेड्रल वर्ड के, तो इसके 2/3 हैं। ठीक है, जो ए एलिमेंट के एटम है वो इसके 2/3 है, तो ये हमने फॉर्मूला रखा, एटॉमिक रेशियो हमने निकाल दिया इसका डिवाइडेड बाय इसका, ऑलरेडी जो हमारे पास n था, तो ये हमारा आ गया आंसर 4/3। सो इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे ए और बी, तो ये हो गया यहाँ 4 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, A/B। ठीक है, 4/3 यानी A4B3। चलिए, समझ में आया? अब इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, which of the following condition favors the existence of a substance in the solid state? यानी कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है इनमें से जिससे ये पता लगता है कि जो पदार्थ है आपका, जो मटेरियल है आपका, जो मैटर है आपका, वो सॉलिड स्टेट में है। तो बताइए क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे कैसे हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पे तो चीजें मोल्टन में जाती हैं, गलने लगती हैं, तो हाई टेम्परेचर में तो सॉलिड को खुद ही गलाया जाता है। ठीक है, वो खुद लिक्विड बनता है एंड देन लिक्विड वेपराइज हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर का तो मतलब ही नहीं है, आप हीट ही प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। ठीक है, लो टेम्परेचर, हाँ भाई लो टेम्परेचर पे हो सकता है। लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं? लो टेम्परेचर पे हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं। इस पे क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। जो सॉलिडिफिकेशन है वो आपका हमेशा लो टेम्परेचर पे किया जाता है। लेट्स कीप दिस ऑप्शन एज ऑफ नाउ। इसको देख लेते हैं। हाई थर्मल एनर्जी, अगेन नो। वीक कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स ही वीक है, तो आपस में बाइंडिंग होगी नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा बच्चे आंसर 2, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। लो टेम्परेचर पे जो चीजें होंगी वो आपकी सॉलिड के लिए सही होंगी, यानी लो टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के लिए फेवरेबल कंडीशन आपका बनाता है सॉलिड के केस में। तो सॉलिड के लिए क्या चाहिए? लो टेम्परेचर। चलिए, आप बताइए। द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई, यानी आपसे पूछ रहा है किसी भी लैटिस साइट में प्योर क्रिस्टल के कौन सा इनमें से ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, यानी स्थापित नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? बताइए। मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन या एटम? लैटिसाइट में प्योर क्रिस्टल के कौन सा ऑक्यूपाई नहीं हो सकता? बताइए। तो जो हमारा लैटिसाइट है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो हमारे लैटिसाइट हैं, इसमें क्या होता है बच्चे? ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, हर एक पॉइंट जो किसी लैटिस में होता है वो क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपके हो सकते हैं एटम, ठीक है, और क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे? जो भी हम मॉलिक्यूल, एटम या आयंस हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर हमको स्ट्रक्चर मिलता है। तभी तो हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक है या फिर
फेस मतलब हेक्सागोनल है, सिंपल क्यूबिक है, या फिर अदर भी क्रिस्टल लैटिसेस हैं, जैसे ब्रेवियास लैटिस में कई लैटिसेस हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर? जब हम इसको लाइन टू लाइन जोड़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसके तहत हम बोल सकते हैं ये किस तरह की पैकिंग है। ठीक है, हेक्सागोनल है, सिंपल क्यूबिक है, इस तरह से टेट्राहेड्रल है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को। फिलहाल जो हर लैटिस पॉइंट है वो ऑक्यूपाई किया जाएगा एटम, मॉलिक्यूल और आयंस में। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे नहीं है? इनमें से ये नहीं है, यानी राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा प्योर क्रिस्टल में वो लैटिस साइट को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो वो वैसे भी नहीं रुकेगा, कि रुकेगा? इलेक्ट्रॉन कहीं रुका देखा है? एक बार जब एटम स्टेबलाइज हो जाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन रुके रहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन होते नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन काहे को होगा? वो जाके कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी करेगा, कुछ और करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही संभव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्यूपाई नहीं करेगा। बाकी सारे जो होंगे वो होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। चलें जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट डज नॉट चेंज? यार ये सब चीजें ना देख लिया करना क्वेश्चन पढ़ते। मैं एक चीज बता रहा हूं, कभी भी नॉट और ये इस तरह का आप देखो कि नॉट हो गया, और कई बार आपको ना छोटे में भी नॉट लिख देता है, कई बार बड़े में दिखता है। तो ये तो लोग चलो देख भी लेते हैं, ये छोटे में नॉट लिखा रहता है ना, ये पकड़ में नहीं आता। अब आदमी सोचता है कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करता है, जबकि पूछा है कौन सा नहीं करता है। अब आप ऑप्शन में दिमाग में करता लेके चल रहे हो तो फिर गलत तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वो हमको अवॉइड करना है, वो हमको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कौन सा डेंसिटी चेंज नहीं करता। तो यार एक बात बताओ, कोई क्रिस्टल लैटिस है, कोई क्रिस्टल लैटिस है, मान लो ये Na+ का आयन है, ठीक है, Na+ का आयन है, ठीक है, ये Cl- है, आयनिक सॉलिड मान लेते हैं, NaCl का है, ठीक है, Na+Cl-। अब ये कोई आयन है, ये जाके इधर को घुस गया, कोई एक खाली साइड पकड़ लिया, ठीक है, खाली साइड पकड़ लिया, Cl- आके इधर आ गया। तो क्या डेंसिटी चेंज कर रहा है सॉलिड की? नहीं कर रहा है। अभी ये मान लो पूरा का पूरा बाहर भाग जाए, हट जाए, ठीक है, पूरा का पूरा बाहर भाग गया, तो ये क्या डेंसिटी चेंज करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। तो जब तक ये सॉलिड के अंदर है और अंदर किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी आयन, तो वो ओवरऑल डेंसिटी को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो डेंसिटी को चेंज नहीं कर रहा है। पूछा आपसे क्या है? विच डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, एनी ऑफ द आयंस इन द सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस है, वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके विस्थापित हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके डिस्प्लेस हो जाता है, यानी वो अंदर ही किसी और साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा अपनी जगह छोड़ के। बट दैट डज नॉट मीन दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज चेंज्ड, यानी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। द ऑप्शंस वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 1, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट बाय डेफिनेशन आपको पता था कि उसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। शॉर्टकी में क्या होता है? शॉर्टकी में आपकी डेंसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वन ऑफ द आयंस नॉट ओनली गेट डिस्प्लेड फ्रॉम द पोजीशन बट इज आउट ऑफ द क्रिस्टल, आउट ऑफ द लैटिस। तो वहां पे आपका क्या है, डेंसिटी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन जो है, विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज अ डेफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट? डेफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये वाला मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था जब मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था आपको। किसमें? याद करिए, ऐप पे आपने पढ़ा होगा एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जब मैंने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उसमें आप एक डेफिनिट पैटर्न देखते हो, ठीक है, एक डेफिनिट पैटर्न आप देखोगे, ठीक है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में एक डेफिनिट पैटर्न आपको दिखाई देगा।
और जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली अरेंज होता है। किसमें? ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो इस केस में आपके पास क्या होता है? एक समान मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसके अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो इस पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके इसी डायरेक्शन में और सभी पॉइंट की भी होगी। यानी सिमिलर डायरेक्शन में एक समान केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। ये किसकी खास बात है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात है। तो जो आपसे पूछा है डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, और इस तरह से भी आप देख सकते हैं हर जगह मेल्टिंग पॉइंट आपको सेम मिलने वाली है। तो ये किसके केस में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में होता है। ठीक है। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें आपके डिसऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं एटम्स। ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो होते हैं आपके एमॉर्फस सॉलिड्स में, ये डिसऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ का मान लीजिए कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ये दूसरे जगह पे मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, दूसरे जगह पे बदल जाएगा, तीसरे जगह पे कुछ और होगा, चौथे जगह कुछ और है, पांचवी जगह कुछ और, छठे जगह कुछ और। तो हर पॉइंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। किस केस में बच्चे? वो होगा एमॉर्फस सॉलिड के केस में। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से मेल्ट करेगा ये। ठीक है। यूनिफॉर्मली मेल्टिंग नहीं होगी, इसकी यूनिफॉर्मली मेल्टिंग होगी। किसी एक टेम्परेचर पे इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और सबकी होगी, सारे पॉइंट्स की। बट एमॉर्फस के केस में क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और अगर इसका कम है तो यहां से पहले मेल्ट होना शुरू करेगा, ठीक है, और ये बाद में मेल्ट करेगा। समझ गए आप एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our second last question for this series for the solid state. Question is dash is a crystalline basic repetitive structural unit. चलिए बताइए, क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटिटिव स्ट्रक्चरल यूनिट किसी क्रिस्टल का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? बताइए। आंसर आ चुका होगा। जी हाँ। एक यहां पे मान लेते हैं छोटा सा, इसी से तो हम डिफाइन करते हैं, इसी से तो। अच्छा, आपको विजिबिलिटी का इशू आ रहा होगा, मैं इसको बदल देता हूं। अब देखिए, ये देखिए, अब ये है आपका क्रिस्टल लैटिस, इसी के बीच एक छोटा सा इसका क्लोन है, तो इसको हम कहेंगे बेसिक यूनिट। क्या कहेंगे? बेसिक यूनिट। So basic unit by definition of any crystal lattice is known as unit cell. Is known as unit cell. This is what I have told you in the solid state chapter, that the basic unit of any crystal or crystal lattice, what would it be called? It would be called यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक फंडामेंटल एंटिटी होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है। पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो पॉलीमर में क्या हो जाएगा? मोनोमर। तो पॉलीमर्स आर द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर्स। तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे, फिलहाल ये यहाँ रेलेवेंट नहीं है। यूनिट सेल का, यूनिट सेल में हम देखेंगे, पॉलीमर का पॉलीमर में। ठीक है। यूनिट सेल आपको मैंने बता दिया क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल इज अ क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। चलिए, अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इसको आप लोग बताने की कोशिश करें। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था मैंने? बताइए, क्या बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर? कोई एटम है A,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि इसके नियर अबाउट या फिर इससे टचिंग कितने एटम्स हैं या आयंस हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 7। द नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली टच्ड और लिंक्ड विद एनी एटम या फिर सराउंडिंग एनी एटम would represent the coordination number of that atom। यानी एटम ए का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 7 है। डायरेक्टली टच कितने कर रहे हैं? जो सबसे नियरेस्ट नेबर है वो 7 है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो गया। अब आपसे हेक्सागोनल पूछा है। हेक्सागोनल तो याद करिए, हेक्सागोनल में आपने क्या पढ़ा था? हेक्सागोनल में कितने एटम, कितने एटम्स सराउंड करते हैं उसमें एक एटम में बच्चे? तो हेक्सागोनल में क्या था, जो ईच आयन है, जो हर एक आयन है वो कितने आयन से सराउंड करेगा? वो करेगा 12। चलिए कुछ ऐसे है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो HCP के केस में, HCP के केस में द नंबर ऑफ आयंस सराउंडिंग एनी पर्टिकुलर आयन या सबसे नियरेस्ट नेबर जो है वो है 12। तो 12 है, इसको याद रखिएगा आप। डायरेक्ट ये आपको याद रखना है, ये सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर HCP ये क्या है? 12। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वुड बी 12। क्या होगा बच्चे? 12 होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम्स कितने होंगे? इसमें बताइए एटम्स कितने होंगे? ये भी आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 6। इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 6। अच्छा, इसके लिए बताइए मुझे, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए, जल्दी बताइए, इसका बताइए मुझे। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या बताया था मैंने? 1 होगा। बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होगा। फेस सेंटर्ड के लिए 4 होगा। काय की वैल्यू है ये जेड की वैल्यू है। क्या कहते हैं जेड को? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस। चलिए, तो HCP के लिए आप याद रखेंगे Z वुड बी 6, फॉर PCC Z would be 2, for SCC Z would be 1, and for the face centered Z would be 4। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने ये 10 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं, और ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, फिर रेलेवेंट क्वेश्चंस है जो आपके पूछे जा सकते हैं अगले CUET में, यानी 2025 के CUET में, 24 के CUET में, सॉरी। तो अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और इसी तरह से हम आगे भी लेक्चर लाएंगे। आज हमने सॉलिड स्टेट खत्म किया है, नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस का हम इस पे लाएंगे 10 क्वेश्चन, ज़्यादातर उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस आपने किए आपको कैसे लगे। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बच्चे, यकीन मानिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करके चलेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे, एंड यू विल फेस मिनिमल प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करेंगे फिर से खुद से, इसी तरह के क्वेश्चंस आप खुद भी लगाएंगे, होमवर्क करेंगे, इस तरह से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो सो आई थिंक वी आर डन विद दिस
एंड अब जो हम लेक्चर लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे 10 कदम फॉर सॉल्यूशन। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और मैं अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस के 10 कदम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।